हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ही यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, ये नोट्स जो है हम टाइप नहीं करवा पाए हैं समय के अभाव में। फ़िलहाल सारी चीज़ें देख लीजिए क्लियर हो रही हैं, इसी से मैं पढ़ाता हूँ। आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपका सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। सोनेट जो है एक फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में अनेक चीज़ें आती हैं, जैसे सोनेट हो गया, लिरिक हो गया, ओड हो गया, ये सारे एपिक हो गया, बैलेड हो गया, ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं। तो उसमें से जो पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है सोनेट है। तो यहाँ लिखा हुआ है द टर्म सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड। जो सोनेट जो टर्म है ये इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो जो जिस वर्ड से डिराइव किया गया वो क्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सोनेटो। सोनेटो जो है आपका एक करेक्ट आंसर है कि जो सोनेट है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि सोनेटो जो है ये होता क्या है, सोनेटो का मतलब क्या होता है। सोनेटो का मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो, इट मीन्स। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड या जो टर्म सोनेट है वो डिराइव किया गया है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। तो ऐसे आएगा, तो आप क्या कीजिए, उसका सही आंसर डाल दीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द सोनेट इमर्जेड इन। चूँकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़े हैं कि सोनेट जो है इटालियन वर्ड है, तो एकदम सिंपल सा, अगर उसको आप समझ गए हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोनेट इमर्जेड इन। सोनेट कहाँ से इमर्ज हुआ है, तो सिंपल सा इसका आंसर देखिए इटली। ये इटली से क्या हुआ, इमर्ज्ड हुआ है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इटली होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोनेट। किसको कंसीडर्ड किया गया एज द फादर ऑफ सोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये आपके इटालियन पोएट हुए पेट्रार्क जो इटालियन पोएट हुए, इन्हीं को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है फादर ऑफ सोनेट। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में एक पोएट हुए गियोकाम्बो डा लेंटेनी। तो इन्होंने क्या किया था, ये क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि इन्होंने ही सोनेट को इन्वेंशन किया। अगर इन्वेंशन की बात आती है तो आप गियोकाम्बो डी लेंटेनी का नाम लेंगे, लेकिन अगर परफेक्ट किया गया, इसको परफेक्ट जो किया गया था वो पेट्रार्क के द्वारा किया गया था। पेट्रार्क जो पोएट हुए इटालियन, उनके द्वारा इसको परफेक्ट किया गया था। तो इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ सोनेट के रूप में। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है शेक्सपियर एंड पेट्रार्कन सोनेट्स आर ट्रेडिशनली रिटन इन। जो शेक्सपियर हुए, शेक्सपियर ने भी सोनेट लिखा, और शेक्सपियर का सोनेट बता दें आपको 154 सोनेट्स वो लिखे हुए हैं। शेक्सपियर अपने शुरू के जो 126 सोनेट, 126 सोनेट जो शुरू के हैं, जो एड्रेस किए हैं, उनके एक फॉल्स फ्रेंड हुए लॉर्ड ऑफ पेम्ब्रोक, और बाकी जो क्या है 26 सोनेट्स जो हैं वो अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं।
और रिमेनिंग जो आपके द रेस्ट ऑफ 2 सॉनेट्स होते हैं वो लव गॉड क्यूब्ड को इन्होंने क्या किया, एड्रेस किया है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर भी सोनेट लिखे और शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। और पेट्रार्कन सोनेट्स, ये दोनों पेट्रार्क भी हुए तो पेट्रार्क के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट हुआ। तो इनके जो ट्रेडिशनली सोनेट जो हुए वो किस में लिखे गए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जनरली जो सोनेट हुए वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए। आयम्बिक पेंटामीटर के मीटर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर क्या होता है। फिलहाल क्वेश्चन जो है शेक्सपियर एंड पेट्रार्कन सोनेट्स आर ट्रेडिशनली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए। शेक्सपियर ने भी जो सोनेट लिखा और पेट्रार्कन जो सोनेट लिखे गए तो सब के सब आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द इंग्लिश सोनेट इन इंग्लैंड। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश सोनेट, ये सभी इसके हम पहले बताए कि शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश सोनेट को, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका ये जो थॉमस वाट हैं इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। आप गलती से शेक्सपियर मत लिख दीजिएगा या शेक्सपियर पे आप करेक्ट ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इंग्लिश सोनेट को चूँकि शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई शेक्सपियर ही क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो थॉमस वाट हैं इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्टेल सोनेट कंप्राइजेज 11 लाइन्स। जैसे सोनेट कई तरह से लिखे गए, आपके इंग्लिश सोनेट हुए, पेट्रार्कन सोनेट हुए जिसको इटालियन सोनेट भी बोला गया, मिल्टॉनिक हुए, तो उसी में आपका कार्टेल सोनेट भी आया। ये देखिए आपका कार्टेल सोनेट। तो कार्टेल सोनेट जो है कंप्राइजेज 11 लाइन्स, और जनरली वो 11 लाइन्स हुए, लेकिन 11 लाइन्स हुए नहीं। उसमें हुआ क्या, उसमें देखिए यहाँ क्या किया गया, उसमें 10 लाइन एंड हाफ लाइन्स, सेंस से है 10 लाइन हुआ और लास्ट की जो लाइन हुई वो हाफ लाइन की हुई। तो इस तरह से ये 10 एंड हाफ 10.5 लाइन की कार्टेल सोनेट होता है। और किसके द्वारा ये डेवलप किया गया, तो डेवलप किया गया जीएम हॉपकिंस के द्वारा। जो जीएम हॉपकिंस हुए कार्टेल सोनेट को लेके आए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु कंप्रोमाइजेज या हु इंट्रोड्यूसेड द कार्टेल सोनेट, कार्टेल सोनेट को कौन लेकर आए, तो जीएम हॉपकिंस जो है आपका करेक्ट आंसर है, जीएम हॉपकिंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इसको आंसर, कि एक सोनेट में कितनी लाइन होती है। देखिए सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन होती है, चाहे वो इटालियन सोनेट हो या आपका इंग्लिश सोनेट हो, 14 लाइन की सोनेट होती है। लेकिन एक ऊपर अभी देखिए हम पढ़े हैं जो कार्टेल सोनेट हुआ, कार्टेल सोनेट में आपके 14 लाइन नहीं हुआ, वो 10.5 लाइन की पोयम हुई कार्टेल सोनेट। लेकिन जनरली देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव, कि सोनेट के पास कितनी लाइन होती हैं, तो 14 लाइन, ये आपका करेक्ट आंसर है, 14 लाइन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट कॉल्ड। अब जो पहले सोनेट की जो पहले 8 लाइनें हुई उनको क्या कहा गया, तो सोनेट की जो पहली 8 लाइन हुई उसको ऑक्टेव बोला गया, और लास्ट की जो 6 लाइन हुई ये भी जानिए उसको सेस्टेट बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द इंग्लिश सोनेट इज़ आल्सो नोन एज। अभी इसके पहले हम बताए हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट को ही हम इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि इंग्लिश सोनेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक और इंग्लिश सोनेट का नाम है वो क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
द इटालियन सोनेट इज़ आल्सो नोन एज, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अभी हम इसके पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं कि जो इटालियन सोनेट हुआ उसको क्या कहा गया। तो जो इटालियन सोनेट हुआ उसको कहा गया पेट्रार्कन सोनेट बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 110 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम बोलेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी बी सी बी सी सी डी ई ई इज राइम स्कीम ऑफ, ये जो लिख दिया गया है यहाँ पे सेंटेंस ए बी सी, यानी देखिए क्या ए बी सी डी ई ई, ये जो है ये राइम स्कीम है। तो किस सोनेट का राइम स्कीम है? तो ये राइम स्कीम है आपका, ये राइम स्कीम है स्पेंसरियन सोनेट जो है। ये स्पेंसरियन सोनेट स्पेंसर ने क्या किया था, एडमंड स्पेंसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए हम इसको स्पेंसरियन सोनेट बोलते हैं। तो ये राइम स्कीम है स्पेंसरियन सोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 12। अभी इसके पहले हम बताए हैं कि ये जो स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम है और स्पेंसर ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी गया कि स्पेंसरियन सोनेट इज़ इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो स्पेंसरियन सोनेट हुआ वो इन्वेंट किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? तो देखिए इंट्रोड्यूस किया गया एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ये एडमंड स्पेंसर के द्वारा क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकी बहुत ही अच्छी रचना है फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू द राइटर्स राइट इन एन इलीजी। अब यहाँ पे अब तक ऊपर के सारे क्वेश्चन सोनेट से रिलेटेड रहे, यहाँ से इलीजी हो जाएगा। अब देखिए पहले इलीजी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा हम बता दें आपको कि इलीजी होता क्या है। इलीजी जो है, एन इलीजी इज अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट एंड मॉर्निंग। मॉर्निंग MOURNING है ये, इसका मतलब बिलाप करना होता है। लेमेंट का मतलब भी बिलाप करना होता है। तो इलीजी जो होता है एक शोक गीत होता है, जो पोएट क्या करते हैं, किसी की डेथ पे बिलाप करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू द राइटर्स राइट इन एन इलीजी। एक राइटर जो है इलीजी में क्या लिखते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। इट इज अ पोयम ऑफ लेमेंट एंड मॉर्निंग। ये जो पोयम है ना, किसका है? लेमेंट और मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पास्टोरल इलीजी इज मोस्टली अबाउट। देखिए ऐसे एक पास्टोरल इलीजी भी लिखे गए, तो किसके बारे में है, किसके बारे में बात होती है पास्टोरल? इसमें देखिए डेड शेपर्ड के बारे में होता है। शेपर्ड में से गडेरिए होते हैं, उनके बारे में क्या होती है, ये बिलाप करते हैं, जो पास्टोरल इलीजी में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ओड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए जो ओड है ना, वो क्या किया गया है, डेराइव किया गया ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड जो है किससे डेराइव किया गया है? एक ग्रीक वर्ड आपका है ग्रीक वर्ड एडेन, विच मीन्स होता है, विच मीन्स क्या होता है, टू चेंट और सिंग, जिसका मतलब होता है चेंट और सिंग होता है गाना। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16, द रेगुलर ओड इज आल्सो नोन एज। जो रेगुलर ओड है उसका एक और नाम है, उसका क्या नाम है? पिंडोरिक ओड, PINDARIC, पिंडोरिक ओड, इसका क्या है, एक और नाम है रेगुलर ओड का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ। देखिए जो पिंडारिक ओड है वो कंसिस्ट होता है, तो कितने में कंसिस्ट होता है ये?
पिंडारी कोड जो है कंसिस्ट होता है 3 सेक्शन। इसके 3 सेक्शन होते हैं और इसका जो अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड है, एक साथ इसको हम समझा दे रहे हैं कि जो 3 सेक्शन इसका होता है, ये देखिए क्या क्या होता है, स्ट्रॉफ होता है, एंटी स्ट्रॉफ होता है और इपॉड होता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपॉड आर द सेक्शन ऑफ, तो ये किसके सेक्शन है, ये आपके पिंडोरिक ओड के सेक्शन है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया गया था, किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था, 1656, 1656 में। 1656 में क्या किया गया था, आपका इरेगुलर ओड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ ग्रैंड स्केल अबाउट द डेथ्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज incorporate myth, legend, folk tale and history. It is a definition of। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या अ लॉन्ग नैरेटिव मतलब एक लंबा वर्णन किया गया है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक लंबी पोएम, नैरेटिव मतलब उसको नैरेट किया गया है, वर्णन किया गया है ऑन अ ग्रैंड स्केल, पूरे ग्रैंड स्टाइल में, अबाउट द डेथ्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के बारे में, एंड हीरोज़ के बारे में, इनकॉर्पोरेट मीथ के बारे में, लीजेंड, फॉक टेल एंड हिस्ट्री वर्ड। इट इज ए डेफिनेशन ऑफ, तो क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये गलत हो गया है, ये सही नहीं है। आपका इसका करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इपिक होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, सॉरी, ये जो है आपका जो करेक्ट इसका आंसर है ये इपिक है। और उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो इलियड एंड ओडिसी और एग्जाम्पल ऑफ, ये भी गलत है, ये भी इपिक का ही एग्जाम्पल है, इसको आप सही कर लीजिए, इपिक। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो ये दोनों क्वेश्चन गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये इपिक है। 20 और 21 दोनों का आंसर क्या होगा, आपका इपिक होगा। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो है, एन एपिक हैज़, देखिए एन एपिक हैज़ क्या होता है, ग्रैंड स्टाइल होता है, इसका आंसर क्या होगा, ग्रैंड स्टाइल। एक एपिक जो होती है वो किस में होती है, ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ट्रेडिशनल एपिक्स आर आल्सो नोन एज, देखिए जो ट्रेडिशनल एपिक्स हैं उनको एक और नाम से बुलाया जाता है, उनका क्या नाम है आपका, उनका नाम है प्राइमरी एपिक्स एंड लिटरेरी एपिक्स। प्राइमरी एपिक्स और उनके क्या है, लिटरेरी एपिक्स उनके नाम हैं। आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मीडियम इन विच बैलेट्स आर ट्रांसमिटेड, क्या वो मीडियम होता है जिसमें बैलेट्स को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ओरली है, ये ओरली इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ वर्स ऑफन a narrative set to music. It is derived from French chanson ballade और बैलेडे विच मीन्स। देखिए ये बैलेड पे इस पर कई क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, हम आपको समझा दें। जैसे पहला चीज़ तो जानिए कि जो बैलेड है वो क्या है, डिराइव किया गया है। बैलेड इज ए फॉर्म ऑफ वर्स ऑफन अ नैरेटिव सेट टू म्यूजिक, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच। जो बैलेड है वो फ्रेंच वर्ड से क्या किया, डिराइव किया गया है, और फ्रेंच वर्ड क्या है, ये चैंसन है, चैंसन है। और उसके बाद से इसका मतलब क्या होता है, एक और इसका वर्ड है वैलिडी और बैलेडे, ये 3 वर्ड हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर, इसको कहा क्या जाता है, इसको देखिए जो कहा जाता है ये होता है आपका डांस सॉन्ग्स। इसका मतलब क्या होता है, डांस सॉन्ग्स होता है। अब इसको आप समझ लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए पहला आपका पूछा जा सकता है कि जो बैलेड है तो बैलेड को किस फ्रेंच वर्ड से लिया गया है।
तो किस फ्रेंच वर्ड से लिया गया? देखिए चैंसन है, बैलेडी है और बैलेडे, तीनों में से कोई दे सकता है। बैलेडे दे सकता है BALLADE, बैलेडी भी दे सकता है BALLADEE, और चैंसन CHANSON, चैंसन ये भी दे सकता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब का तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पे ही है डॉन सॉन्ग्स, इसका मतलब होता है डॉन सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। द वर्ड बैलेड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन एंड इटालियन वर्ड। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अभी पीछे हम इसके पहले भी हम बताए हैं कि जो वर्ड बैलेड है इसको फ्रेंच वर्ड से भी लिया गया है। तो फ्रेंच वर्ड कौन है? फ्रेंच वर्ड है आपके चैंसोन है, बैलेडी हैं और बैलेडे हैं, लेकिन ये इटालियन वर्ड से भी आया है। और वो जो वर्ड है आपका इटालियन और लैटिन वर्ड है वो क्या है? वो है बैलेरे। ये आपका क्या है? ये आपका है बैलेरे। ये करेक्ट आंसर है आपका बैलेरे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, बैलेड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। देखिए अभी इसके पहले हम लोग पढ़े भी हैं इसको, ये दूसरे तरीके से यहाँ पूछ दिया गया कि जो बैलेड है उसको लिया गया है, किससे लिया गया है? फ्रेंच वर्ड। तो ये देखिए लिया गया है आपका बैलेडे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बैलेडे और द चैंसोन बैलेडी, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक सॉन्ग या पोएम जो होती है जो ऑनर ऑफ मैरिज में गाया जाता है तो उसको वो एग्जाम्पल है, उससे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एपिथेलेमियम बोलते हैं। एपिथेलेमियम जो है इसका आपका क्या है? ये करेक्ट आंसर है एपिथेलेमियम। अगला क्वेश्चन है, लिरिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो लिरिक है उसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड, किससे डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड कौन सा है? तो देखिए लिरिकस, ये आपका क्या है? लैटिन वर्ड है लिरिकस। लिरिकस LYRICUS, लिरिकस से क्या किया है? डिराइव किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, लिरिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए तो लिरिक को लैटिन वर्ड से भी डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से भी डिराइव किया गया है। तो ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड जो है वो लिरिकोस है। ये लिरिकोस जो है आपका करेक्ट आंसर है LYRIKOS, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर जो है ये है, अ लिरिक वाज इनिशियली अ कंपोजिशन ऑन वर्स टू बी संग एक्कम्पनीड बाय। देखिए जो लिरिक होता है एक कंपोजिशन होता है वर्स का और उसको संग गाया मतलब गया तो किसके द्वारा? देखिए लायरे जो है इसी से, ये बीड़ा से रिलेटेड है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस द पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। करें कि विच टाइप ऑफ पोइट्री एक्सप्रेसेस द पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर लिरिक ही है। लिरिक ही ऐसा होता है, ये आपका लिरिक है, इसका करेक्ट आंसर लिरिक है। लिरिक ही ऐसा होता है जिसमें पोएट क्या करते हैं? अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्या करते हैं? शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। देखिए जैसे हम जनरली क्या होता है, हम ऐसा नहीं कि हम गाने हमेशा हर तरह के गाने नहीं सुनते हैं, जैसा समय होता है उस तरह के गाने हम सुनते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर नवरात्रि का समय है तो हम देशभक्ति के गाने नहीं सुनेंगे, वहाँ पे हम नवरात्रि वाले माँ दुर्गे वाले ही गाने, जो भगवती हमारी माता जी हैं उनके गाने हम सुनते हैं। या अगर आपका रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम उस तरह के गाने नहीं सुनेंगे, हम उसमें पैट्रियाटिक सॉन्ग ही सुनते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं। तो वो सारे जो लिरिक होते हैं वो क्या करते हैं? ये हमारे पर्सनल फीलिंग्स पे, हमारे थॉट्स पे क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? ये लिरिक है कि इसमें पोएट क्या करते हैं? अपने पर्सनल थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैड इट्स ओरिजिन। अब देखिए अगला आपका जो जेनर है, आपका जो टर्म है ये है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक समझ लीजिए, ड्रामेटिक क्या होता है? ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, और मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल होता है, लॉग का मतलब कन्वर्सेशन होता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोएट
क्या बताया रहता है, उसमें ड्रामेटिक तरीके से क्या करते हैं, उसमें एक सिंगल कन्वर्सेशन होता है कि इमेजिन कैरेक्टर को लेके क्या करते हैं, उसमें पोएट या कोई भी एक इमेजिन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, वो बात करता है अकेले, मोनोलॉग करता है। मोनो का मतलब सिंगल, लॉग का मतलब कन्वर्सेशन। तो ये क्वेश्चन है कि द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैड इट्स ओरिजिन, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसका ओरिजिन कहाँ से लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रीक ड्रामा, ग्रीक ड्रामा से क्या हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 34, ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज परफेक्टेड इन द हैंड्स ऑफ। जैसे जो ड्रामेटिक मोनोलॉग ज़्यादातर लिखे गए कब लिखे गए, विक्टोरियन एज में ज़्यादातर लिखे गए, और इसके जो पोएट रहे विक्टोरियन एज के ए.एल. टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये ए.एल. टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों ने क्या किया, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे गए वो किसके द्वारा लिखे गए, वो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया। ये देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा क्या किया, उसको परफेक्ट किया गया। जैसे बहुत सारे इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, आपका प्रॉस्पिकिया हो गया, प्रोपोरियस लवर हो गया। तो ये सारे मतलब क्या हैं, आपके ड्रामेटिक इनके मोनोलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, अ पोएम इन विच देयर इज वन इमेजिनेशन इन द हैंड्स ऑफ इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस इज कॉल्ड। देखिए अभी हम जो समझाए हैं उसी को यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया गया। हम आपको यही चीज़ बताए हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, जो पोएट होता है या एक पर्सन होता है वो क्या करता है, वो खुद से बात करता है या किसी इमेजिनरी ऑडियंस को लेकर। जैसे एक इमेजिनरी सामने बना लेगा, जैसे वो जस्ट इमेजिन कर लेगा कि सामने क्या है, कोई व्यक्ति मेरे सामने है और उससे मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। किसी तस्वीर को सामने लेकर वो क्या करेगा, बात करेगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि अ पोएम इन विच देयर इज़ वन इमेजिनेशन, एक ऐसा पोएम जिसमें एक इमेजिनेशन होता है, इन द हैंड्स ऑफ इमेजिनरी स्पीकर, और उसमें जो स्पीकर होता है बोलने वाला वो भी इमेजिनरी होता है, एड्रेसिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, और एक इमेजिनरी ऑडियंस को, जो श्रोता होता है उनको एड्रेस करता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए सिंपल सा उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 36, सेल्फ रिविलेशन इज द हॉलमार्क ऑफ। सेल्फ रिविलेशन, अपने बारे में व्यक्त करना, एक हॉलमार्क है, किसका है ये भी आपका करेक्ट आंसर आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका करेक्ट आंसर ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगला क्वेश्चन नंबर 37 जो है, एलेगरी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए जो एलेगरी है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, किससे, एलेगेरिया से। इसको अगला क्वेश्चन है 38, एलेगरी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलेगोरिया विच मीन्स। अभी उसके ऊपर हमने पढ़ा क्वेश्चन जैसे कि एलेगरी को किससे डिराइव किया गया है, तो एलेगरी को ग्रीक वर्ड एलेगोरिया से डिराइव किया गया, विच मीन्स। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर इसका है, इसको ऐसे समझते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग अंडर द इमेज ऑफ अनदर। देखिए सिंपल सी चीज़ है, एलेगरी जो होता है ये ग्रीक वर्ड एलेगोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज़ के बारे में वर्णन करना, अंडर द इमेज ऑफ अनदर, लेकिन जो इमेज रहेगा वो किसी और का रहेगा। जैसे एलेगरी में क्या होता है, जो पोएट क्या होते हैं, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करेंगे। सिंपल सी चीज़, जैसे मान लीजिए कि वो एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो एनिमल के बारे में बात तो करेंगे लेकिन उस एनिमल को लेकर किसी और के बारे में वो बताएंगे। जैसे आपका जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म, तो जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फॉर्म है वो टोटल उस एनिमल फॉर्म में क्या है, केवल एक मेल कैरेक्टर है और उसके बाद सब के सब उसमें क्या है, जानवर हैं। लेकिन उन सारे जानवरों को लेके बात तो जानवरों के किए हैं, उसमें एनिमल्स की बात किया है, लेकिन उन सबको लेके क्या है, इन्होंने क्या किया, एक इमेज दिया हुआ है, उनका एक हिडन मीनिंग है, सेंस उसका अलग अलग है, उससे प्रत्येक जानवर का क्या है, सेंस उसमें अलग है। तो ये क्या होता है, ये आपका एलेगरी होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एलेगरीज आर हेवी इन,
जो एलिगरीज होते हैं वो हैवी होते हैं। किस में हैवी होते हैं? सिंबलिज्म में होते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबलिज्म का प्रयोग किया गया रहता है। भाई सिंबलिज्म का मतलब आपको पता ही है, प्रतीकात्मक होता है, प्रतीक होता है। हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे लेकिन क्या हो गया, उसका सेंस अलग रहेगा। ये आपका सिंबलिज्म होता है। देखिए अभी हम एनिमल फॉर्म की बात कर रहे थे, यहाँ क्वेश्चन भी इससे आ गया कि एनिमल फॉर्म इज़ रिगार्डेड एज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। जो एनिमल फॉर्म है जॉर्ज ऑरवेल की, वो एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एलिगरी का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक वर्स इज ए काइंड ऑफ अनराइम वर्स इन। जो ब्लैंक वर्स होता है, जैसे ये फॉर्म्स आपके क्या है, पोइट्री के बाद से क्या है, एक स्टेंजा फॉर्म्स भी होते हैं। तो जो ब्लैंक वर्स है काइंड ऑफ अनराइमिंग वर्स होता है। तो ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स, ब्लैंक मीन्स क्या होता है? खाली होता है। अब वर्स मीन्स क्या होता है? वर्स मीन्स होता है पोएम, कविता, लाइन। तो ये एक अनराइम होता है। ब्लैंक वर्स अनराइम हो गया। जैसे ब्लैंक मतलब खाली, कोई राइम उसमें, कोई राइम स्कीम उसका होता ही नहीं है। तो वो किस में लिखा गया? तो वो लिखा गया आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये देखिए करेक्ट आंसर आपका है आइएम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है अ हीरोइक कपलेट इज अ राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन। देखिए अभी हीरोइक कपलेट आ गया। जैसे कपलेट क्या होता है समझ जाइए। कपलेट जो होता है वो 2 लाइन की पोयम होती है। जैसे दोहा उसको बोला जाता है हिंदी में, कबीरदास के दोहे हुए, बिहारी के दोहे हुए, ये सब क्या है? जैसे 2 लाइन की जो दोहे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। तो जो कपलेट है, हीरोइक कपलेट इज अ राइमिंग पेयर ऑफ लाइन्स इन। वो राइमिंग पेयर होता है। तो किस में लिखे गए? जैसे कपलेट किस में लिखे गए? तो आइएम्बिक, आपका ये कपलेट लिखा गया आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। ये भी आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि ज़्यादातर जो पोएम्स हुए, जो पोएटों की सबसे ज़्यादा जो पसंद रहा वो क्या रहा? वो आइएम्बिक पेंटामीटर ही रहा। पेंटामीटर में इसलिए पोएट लिखे, जैसे मान लीजिए कि अगर उसको और वो ट्राई या टेट्रा कर देंगे तो क्या पोएम की लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी। आगे हेप्टा, सेप्टा, ऑक्टा ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वो लाइन थोड़ा सा लंबी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पेंटामीटर जो बीच का रास्ता है उसको ज़्यादातर चुना। इसको ज़्यादातर यूज़ पोएट ने क्या किया है, ज़्यादातर पोएम्स पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज़। देखिए यहाँ पे स्पेंसरियन, अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं स्पेंसर से कि स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टेंजा को लेकर आया, उसका हम राइम स्कीम भी आपको बता चुके हैं। तो कितने लाइन का होता है? ये लाइन कितनी होती है इसकी? ये देखिए लाइन जो होती है वो 9 लाइन्स की पोएम, 9 लाइन्स का स्टेंजा होता है इनका। स्पेंसरियन जो स्टेंजा होता है वो क्या होता है, उसकी लाइन कितनी होती है? 9 लाइन्स होती है ये। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि देखिए ये क्वेश्चन तो हम BA सेकेंड सेमेस्टर को लेके बनाए हैं, फर्स्ट पेपर का है ये, लेकिन जनरली आप किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी कोई एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उसमें भी, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखिए जो तर्जा रिमा है वाज इन्वेंटेड बाय, जो तर्जा रिमा है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो इन्वेंट किया गया देखिए डांटे एलिगरी के द्वारा। और तर्जा रिमा PV शैली की जो पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तर्जा रिमा का। और उसको हम ओड टू वेस्ट विंड को हम अच्छे से समझाए हैं। तर्जा रिमा के बारे में भी उस पोएम में हम अच्छे से बताए हुए हैं। अगर आप उस तर्जा रिमा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिए, जो ओड टू वेस्ट विंड पे मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें अच्छे से हमने तर्जा रिमा को समझा रखा है। तो इसको तर्जा रिमा को कौन लेके आया? तो इसको तर्जा रिमा को देखिए डांटे एलिगरी जो हैं वही लेकर आए, डांटे लेकर आए। तर्जा रिमा को कौन लेकर आए? तो डांटे लेकर आए। ये आपका करेक्ट आंसर है, डांटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हाउ मेनी लाइन्स हैव तर्जा रिमा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि तर्जा रिमा में कितनी लाइनें होती हैं? तो 3 लाइन्स होता है तर्जा रिमा में। और इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है 46, इसको समझ लीजिए कि तर्जा रिमा इज ए वर्स फॉर्म कंपोज ऑफ। जो तर्जा रिमा है वर्स फॉर्म है, इसको कंपोज किया गया, किस में कंपोज किया गया? कंपोज किया गया टर्सेट में।
जैसे टर्जरिमा का दूसरा भी नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है टर्जरिमा का टर्सेट, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच मीटर्स डज द स्पेंसरियन स्टेंजा फॉलो। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्पेंसर ने स्टेंजा बनाया, अभी इसके पहले हम पढ़े कि स्पेंसरियन स्टेंजा कितनी लाइन की होती है, तो 9 लाइन की होती है। और यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो 9 लाइन की होती है तो उसमें किस मीटर का प्रयोग किया गया। तो देखिए यहाँ पे कि आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक हेक्सामीटर का प्रयोग किया गया। सिंपल सी चीज़ में एक चीज़ और जान जाइए कि जो 9 लाइन का इन्होंने यूज किया, तो 9 लाइन को ये क्या 8 लाइन जो हुआ आपका, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया, और जो आखिरी जो लाइन हुई वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखे, और आखिरी लाइन को ये क्या बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइन बोला जाता है। कि जो स्पेंसरी स्टेंजा में जो आखिरी लाइन होती है, एक और भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए अब तक तो जो रहे वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और स्टेंजा फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे। अब हम जो पोएट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्टार्टफोर्ड अपॉन एवान ऑन। देखिए विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत अच्छे पोएट रहे, सोनेटर रहे, जो कि एक बहुत ही अच्छे ड्रामाटिस्ट रहे। सोनेट भी उन्होंने लिखा, नैरेटिव पोएम्स भी उन्होंने लिख रखा है। तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवान। देखिए ये आपका है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवान, और कब हुआ था, 23 अप्रैल 1564 को। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जन्म स्टार्टफोर्ड अपॉन एवान में कब हुआ था। तो हुआ कब था, 23 अप्रैल 1564 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था। तो जब ये पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्टफोर्ड अपॉन जो एवान है, ये इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्टफोर्ड अपॉन एवान पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवान भी बोला जाता है। जो एवान जो है बार्ड ऑफ, वहाँ पर बार्ड भी बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विलियम शेक्सपियर मैरिड अ लेडी 8 years older to him in November 1582 सी वाज। देखिए विलियम शेक्सपियर की जो शादी हुई थी, ये नवंबर 1582 में इन्होंने क्या किया था, अपनी शादी किया हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इनकी लाइफ का, इनकी जो वाइफ थी एनी हैथवे, इनसे 8 साल उम्र में ज़्यादा थी वो। जनरली जैसे देखिए क्या होता है, मेल की एज हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनी हैथवे जो है इन्होंने क्या कर रखा है, ये जैसे एनी हैथवे इनकी एज क्या थी, 8 साल उम्र में ज़्यादा थी। और एज को लेके विलियम शेक्सपियर ने बताया हुआ है कि क्यों जो लड़कियों की एज क्या होती है, कम क्यों होती है। 12th नाइट में उन्होंने बताया हुआ है, तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। फ़िलहाल हम लोग MCQ को देखते हैं क्योंकि ज़्यादा है ये, तो अभी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, हिज सोनेट्स पब्लिश्ड इन। देखिए जो विलियम शेक्सपियर हुए, अभी इसके पहले भी हम बताए हैं, जब सोनेट को बता रहे थे तो हम बताए हैं कि विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे, और उनके जो 154 सोनेट्स हुए वो पब्लिश्ड हुए। कब हुए पब्लिश्ड, इसका करेक्ट आंसर है 1609 में हुए। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा पब्लिश्ड कराया गया इनके सोनेट को, तो ये भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। थॉमस थॉर्प जो एक रहे, उन्होंने ये क्या किया था, विलियम शेक्सपियर के सोनेट को क्या किया था, पब्लिश कराया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। पहला कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हुए 154 वो कब पब्लिश्ड हुए, 1609 में, और किसके द्वारा कराया गया, तो थॉमस थॉर्प के द्वारा कराया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट का वो क्या है, देखिए इसका राइम स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF, GG, इसका क्या है, राइम स्कीम है।
और इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसमें है क्या। जैसे विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, पूरे अपने सोनेट को ऑक्टेव और सस्टे में बांटा, सस्टेट में। अब होता क्या है, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किए इन्होंने, 3 क्वेट्रेन कर दिए। 3 क्वेट्रेन, क्वेट्रेन का मतलब होता है चौपाई होता है, तो 3 क्वेट्रेन का सेंस हो गया 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा। और लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, एक कपलेट कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे एक कपलेट कर दिया जी। तो ये जैसे देखिए ए बी देखिए क्या, एक 4 लाइन का ये हो गया, फिर सी डी ये आपका 4 लाइन हो गया। उसके बाद से ई एफ ये देखिए ये आपके 4 लाइन हो गए, और लास्ट में क्या हो गया जी जो आपका कपलेट हो गया। तो इस तरह से विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है वो 3 क्वेट्रेन और एक कपलेट में क्या है, वो पूरा डिवाइड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पहला तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट का जो है, जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखा उनका राइम स्कीम क्या है। तो ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर का जो स्टेंजा फॉर्म्स रहा वो क्या रहा, तो 3 क्वेट्रेन रहे और एक कपलेट रहे। 3 क्वेट्रेन, 4-4 लाइन की 3 स्टेंजा, और लास्ट में 2 लाइन की एक कपलेट हो गया, दोहा। अब उसके बाद से देखिए एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, इससे बन सकता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं अपने सोनेट को किसके साथ ख़त्म करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो कपलेट के साथ क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। फ्रेंड्स, इस सोनेट को हम अपने चैनल पर पढ़ाए भी हैं और अपने तरीके से पूरा प्रयास किए हैं कि अच्छा ही पढ़ाए हैं। उसको आप देखेंगे तो लग जाएगा और अंतर भी लग जाएगा कि हाँ दूसरे जो वीडियोस हैं और ये हमारा जो वीडियो है उसमें क्या अंतर है। उसको आप पढ़ के अगर अच्छे से पूरी पोएम को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए तो कहीं से भी एमसीक्यू उठाया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको वो चैप्टर समझना होता है। चैप्टर समझ लेंगे, पोएट को समझ लेंगे, राइटर को समझ लेंगे, फिर कोई कुछ भी क्वेश्चन कहीं से एमसीक्यू उसी से बनाए जाएंगे, चाहे जहाँ से उठा के बनाएं, बशर्ते आपको पढ़ना है। तो उसको पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो जो है हमारा लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है ये है वीडियो, इस पर आप उसको चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। यहाँ देखिए क्या है, जो क्वेश्चन है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसका देखिए एक और नाम है ट्रू लव, हमने ब्रैकेट में लिख रखा है ये ट्रू लव इज सोनेट नंबर। ये कितने नंबर का सोनेट है। अभी इसके पहले हम बताएं कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट से लिखा, तो ये कितने नंबर का सोनेट है, तो ये है आपका 116 नंबर सोनेट आपका है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है। अब देखिए आप आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ 53। व्हाट इज़ द शेक्सपियर्स आइडिया ऑफ ट्रू लव इन द पोएम। जो पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसमें शेक्सपियर ने किस आइडिया को बताया है, लव के किस आइडिया को बताया है। तो इसमें ये बात करते हैं इटर्नल लव की बात करते हैं। जो लव क्या है वो इटर्नल है, अनंत है, इसे कभी हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, ये इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 54। द पोएट कंपेयर्स लव टू। इस पोएम में पोएट ने लव को कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, देखिए करेक्ट आंसर एवर फिक्स्ड मार्क से इन्होंने इसको कंपेयर किया कि जो लव है वो क्या है, एवर फिक्स्ड मार्क है एकदम। अभी इसके पहले हम पढ़े इटर्नल, इसका सेंस इटर्नल से ही होता है एकदम अनंत, इसका कभी ख़त्म नहीं हो सकता ये। अगला क्वेश्चन, विच मीटर डज द पोएम यूज। अब देखिए किस मीटर का प्रयोग किया गया है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में, आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जितने भी सोनेट लिखे गए उन सब में सोनेट में क्या हुआ, मोस्टली जो सोनेट हुए वो किस में लिखे गए हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। ये अपने माइंड में रख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 56, लव्स नॉट टाइम्स फूल। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में एक लाइन है, लव्स नॉट टाइम्स फूल। जो लव है ना उस लव को समय फूल नहीं बना सकता। जैसे समय क्या है वो बदलता रहता है,
कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छाँव, ऐसे बदलता रहता है। लेकिन जो लव है ना, जो इटर्नल लव है, वो क्या होता है, वो कभी अल्टर नहीं होता, वो बदलता नहीं है, वो परमानेंट रहता है। तो इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किए हैं पोएट ने? तो देखिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है वो है पर्सनोफिकेशन। पर्सनोफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है इस लाइन में। आगे आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन। शेक्सपियर सोनेट कंप्राइजेज, अब देखिए अभी इसके पहले हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं और एक क्वेश्चन का आंसर भी आ गया यहाँ पे। हम डिस्कस किए हैं कि जो शेक्सपियर सोनेट है ना वो कंप्रोमाइजेज है। शेक्सपियर सोनेट जो क्या कंसिस्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया 3 क्यूट्रेन एंड 1 कपलेट। 3 क्यूट्रेन्स हो गए आपके, 3 आपके क्या हो गए, चौपाई हो गए, 4 लाइन के 3, और 1 कपलेट, कपलेट मतलब आपका दोहा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द फर्स्ट पार्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज कॉल्ड। देखिए इसको भी हम बता दिए, एकदम सिंपल सा है, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला पार्ट होता है शेक्सपियर के सोनेट का उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऑक्टेव बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड आपका 59 क्वेश्चन है कि द लास्ट पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड। जो फर्स्ट पार्ट होता है शेक्सपियरियन सोनेट का उसे ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट होता है शेक्सपियरियन का उसे हम बोलते हैं सेस्टेट बोलते हैं। ये देखिए उससे अगला क्वेश्चन जैसे जो है द लास्ट पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड, तो इसे हम सेस्टेट बोलते हैं। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव और द लास्ट पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken. It is a star to every wandering bark. The above lines occur in. देखिए जो पोएम की ये लाइन है दे रखा है क्वेश्चन, कहते हैं कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। अब इसके पहले हम पढ़े हैं एवर फिक्स्ड मार्क की बात किए गए, जिसमें ये ट्रू लव की बात करते हैं। कहते हैं कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये एवर अस्थाई रहने वाली चीज़ है। डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट इन नेवर शेकन, और तूफान भी आ जाए ना उसमें तो भी शेकन नहीं, हिलने वाला नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे तूफान आ गया तो कोई चीज़ हिलेगा नहीं, लेकिन एक जो परमानेंट जो ट्रू लव है वो क्या है, वो हिल नहीं सकता, कितना हो मुश्किलें आ जाए वो हिल नहीं सकता। सिंपल सी चीज़ देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो ट्रेडिशन है, हम क्या हैं, लोग क्या है आजकल मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं अगर उनको लेके लोग अगर आप बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप पुराने ख्यालात के हैं। जब शादियां होती हैं तो उसमें देखिए एक जो होता है, एक धान का जो होता है जिसको लावा भुजाई बोला जाता है, उसको लावा लोग भूजते हैं, और एक ऐसा वो धान होता है उसको जब भूजा जाता है तो उसमें से देखिए क्या होता है, जो वो फूट के निकल आता है, लेकिन धान जो छोड़ता नहीं है। उसका क्या है, उसका एक सेंस है, वो इसलिए एक रस्म जो है, हर रस्म जो होती है, हर जो हमारे ट्रेडिशन है, चाहे वो धार्मिक से रिलेटेड हो या चाहे किसी भी चीज़ से, किसी फंक्शन से रिलेटेड, उसमें जो ट्रेडिशन बनाए गए हैं वो बहुत ही हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने सोच विचार के बनाया हुआ है, और लोग उसको आजकल साबित करने पर लगे हुए हैं। वो सही, सब सारी की सारी चीज़ें सही हैं वो अपनी जगह पे। तो उसमें देखिए यही बताया गया कि अगर वो सेंस उसका ये है बताने का कि अगर हस्बैंड और वाइफ मतलब उनको आग में भी जलाया जाए, इस इतना टार्चर किया जाए, फिर भी क्या वो अलग ना हो, ये उसका सेंस होता है दर्शाने का। तो वो उसी तरह की बात यहाँ पे जो क्या है, द लुक्स ऑन टेम्पेस्ट इन ए नेवर शेकन की बात करते हैं यहाँ पे, कि तूफान में भी यानी किसी भी कंडीशन में क्या हो, जो परमानेंट लव होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इट इज़ द स्टार एवर वॉन्डरिंग बार्क, एक उस सितारे की तरह से होता है जो एकदम चमकता रहता है। तो द एबव लाइन्स ऑकर इन, ये जो एबव लाइन है ना किससे लिया गया है, तो ये शेक्सपियर की जो सोनेट है लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसी से लिया गया है। इस पोएम को हम पढ़ाए हैं, आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। विलियम शेक्सपियर वॉज डाइड ऑन। देखिए विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी ना, वो कब हुई थी? जिस दिन ये मरे थे उसी दिन इनकी डेथ हुई थी। 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 23 अप्रैल को मरे भी थे। लेकिन इनका जो जन्म है वो सर्टेन नहीं है, ऐसा माना जाता है कि अनसर्टेन है। लेकिन ऐसा है कि 3 दिन बाद वहाँ पे क्या, जो इंग्लैंड में उस समय था ट्रेडिशन, 3 दिन बाद नामकरण होता था, बैप्टाइज्ड होते थे बच्चे। तो 26 अप्रैल को इनका नामकरण हुआ था विलियम शेक्सपियर का। तो ऐसा मानते हैं 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। लेकिन ये मरे कब थे? मरे थे 23 अप्रैल 1660। 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी विलियम शेक्सपियर की। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62। जॉन डन वाज बोर्न ऑन। देखिए जॉन डन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट रहे जॉन डन। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड। जो जॉन डन का जो जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 लंदन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसी से रिलेटेड है जॉन डन वाज डाइड। ये मरे कब थे? तो 31 मार्च 1631 को ये मरे थे। 31 मार्च 1631 लंदन इंग्लैंड, ये क्या हुआ था? इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज क्वाइंड बाई। जो एक टर्म आया अभी हम बताएं कि जॉन डन क्या है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते थे ये। तो जो टर्म है मेटाफिजिकल पोएट्स वाज क्वाइंड बाई, ये किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? क्वाइंड किया गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। क्या किया गया था? इसको क्वाइंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग टू, जो मेटाफिजिकल पोएट हुए, जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री रहा, वो किस सेंचुरी में रहा? तो देखिए ये रहा आपका 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में क्या हुए? मेटाफिजिकल पोएट हमारे आए। अगला क्वेश्चन 66। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन हु अफेक्टेड द मेटाफिजिक्स। ड्राइडन के अकॉर्डिंग मेटाफिजिक्स को किसने अफेक्ट किया? तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर जॉन डन। जॉन डन ने क्या किया था? उसको अफेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन 67 की तरफ चलते हैं। जॉन डन द सन राइजिंग पॉजेज। आप देखिए यहाँ देखिए क्या है, जो जॉन डन है कि जो सनराइजिंग है वो पॉजेज है। तो इसमें क्या पॉजेज है? ये एब्रप्ट ओपनिंग है इसकी। एक चीज़ आपसे बता दें कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स हुए, तो किसी भी मेटाफिजिकल पोएट्स में क्या होता है? एब्रप्ट ओपनिंग करते हैं वो, एब्रप्ट ओपनिंग एकदम तुरंत। और ऐसा बोलेंगे आपके समझ में कुछ आएगा नहीं, जैसे ही डैट लव्स रोजी चिक और एडमायर कोरल लिप्स। ये क्या है? इस तरह का मतलब होल्ड योर टंग्स एंड लेट मी लव, ऐसे मतलब क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके क्या हुए? जो जॉन डन हुए, उसके बाद से थॉमस कैरे हुए, तो ये सब जो है एंड्रू मार्वेल, ये सब के सब क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्स हुए। तो वो क्या करते हैं? अपने पोएम की शुरुआत किससे करते हैं? एब्रप्ट से करते हैं, तुरंत उसकी शुरुआत करते हैं, जैसे लगता है कि तुरंत ही सारी चीज़ें हो जाएं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 68। जॉन डन्स द सन राइजिंग इज अ ड्रामेटिक लिरिक इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन। देखिए अभी जो आपके सिलेबस में जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम द सन राइजिंग है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सन राइजिंग को किसने लिखा? तो सन राइजिंग को किसने लिखा? जॉन डन ने लिखा। उसके बाद से अगला ये जो क्वेश्चन है कि जॉन डन्स द सन राइजिंग इज अ ड्रामेटिक लिरिक, एक ड्रामेटिक लिरिक है, क्या है ये? तो पहले चीज़ तो मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, लेकिन किस में है? ड्रामेटिक स्टाइल में है, ये ड्रामेटिक लिरिक स्टाइल में है। तो ये फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन, इसमें क्या है? जो पोएट है ना, वो सन से क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं। इस पे भी द सनराइजिंग पे भी वीडियो हमने बना के डाला हुआ है, उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सारे जो एमसीक्यू होंगे उसी से बनते हैं, वो पूरा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पोएट एंड सन। से पोएट क्या करते हैं? इस पोएम में सन से बात करते हैं, और ऐसा बात करते हैं जैसे हम लोग आपस में कन्वेंशनल स्टाइल में, जैसे एक मैन टू मैन क्या करते हैं? बात करते हैं, उसी तरह से पोएट इसमें क्या करते हैं? बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69।
गो टेल कोर्ट हंट्समैन डेट आर किंग विल राइट, कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज द एबव लाइन्स अकर इन। जिसमें लाइन है ये जैसे कहते हैं कि जो सनराइजिंग है पोयम, उसमें पोएट के हैं सोए हुए हैं और सूर्य की किरणें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो गुस्सा करते हैं कि उनको अभी सोना है और क्यों आके हमको डिस्टर्ब करते हो सूर्य। और वो कहते हैं कि जाओ, मतलब तुम कंट्री, कहते हैं कि कोर्ट हंट्समैन, जो राजा के दरबार के जो हंट्समैन हैं, जो शिकारी हैं, उनको जाके जगाओ जो कि राजा के साथ शिकार खेलने जाएंगे। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, जो चींटियाँ उनको जाके कहो कि फसल पक गई है और वो अपना जाड़े के दिनों के लिए क्या करें, जो भोजन है उसको कलेक्ट कर लें। तो ये जो एबव लाइन है वो किससे लिया गया है, तो जो एबव लाइन है वो लिया गया है जॉन डन्स द सनराइजिंग से लिया गया है जो एबव लाइन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इन लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर ओवरस्टेज मंथ्स विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, बाई दीज लाइन्स द पोएट सिम्स टू एजर्ट दैट द लव इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ। देखिए इस पोयम में भी इन्होंने ट्रू लव को ही बताया है, जो प्लेटोनिक लव होता है वही ट्रू लव होता है। उसी की बात द सनराइजिंग में भी ये करते हैं और कहते हैं कि इन लव ऑल अलाइक, जो लव है ना वो अगर प्योर है, अगर वो प्लेटोनिक है तो हमेशा एक तरह से रहता है। नो सीजन नोज, वो सीजन को नहीं जानता। ऐसा नहीं कि मतलब भाई गर्मी लगने आपको गुस्सा लग रहा है, उसके बाद से क्या अपना गुस्सा जिससे लव कर रहे हैं उसी पर उतार दीजिए। जैसे माँ बाप देखिए हम लोग से बहुत लव करते हैं, लेकिन उनको जब गुस्सा आता है तो क्या करेंगे, सारा गुस्सा एक ही दिन उतार देंगे। ऐसा बोलेंगे कि मन नहीं करेगा बात करने का, लेकिन भाई क्या है वो माँ बाप हैं, हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। तो इसलिए इस बात को चुपचाप सुन लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। वो जो बोलते हैं हमारे लिए ही बोलते हैं, हमारे भले के लिए बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लव है ना ट्रू लव, नो सीजन, वो सीजन नहीं जानता। ऐसा नहीं कि जाड़ा में ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी में कम होगा, बरसात में ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि नॉर क्लाइम, और ये जलवायु नहीं जानता, ऐसा कि परिवर्तन होता रहता है। नॉर आवर्स, न वो दिन को जानता है, न घंटा को जानता है, न महीने को जानता है। विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, ये तो समय के साथ बदलते रहते हैं। जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, साल मतलब साल, महीने, दिन, ये सारे बदलते रहते हैं। तो इस पूरे लाइन में इन्होंने क्या किया, किस चीज़ को बताया है कि क्या एजर्ट करते हैं कि दैट लव इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ, तो लव इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ चेंज की बात करते हैं कि जो ट्रू लव है ना वो दिन, महीने, मौसम, साल नहीं देखता है। वो ट्रू लव परमानेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। ऑल ऑनर इज मिमिक, हियर द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल ऑनर एंड मैजेस्टी आर मेयरली अ काइंड ऑफ मॉकरी एंड मिमिक्री वे कंपेयर टू। देखिए बहुत अच्छी लाइन ये भी है, इसी पोएम द सनराइजिंग की ये लाइन है। और जॉन डन जैसे इसमें कहते हैं कि ऑल ऑनर इज मिमिक्री, जितने सम्मान है ना सब एक बहुरूपिया है। तो यहाँ इस लाइन में पोएट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ऑनर है वो मैजेस्टी, सारी की सारी चीज़ें क्या, मॉकरी, एक उपहास है, मिमिक्री है। व्हेन कंपेयर टू, जब इसका कंपेयर किया जाता है, किससे कंपेयर किया जाता है, ग्लोरी ऑफ लव, जब लव से इसको कंपेयर किया जाता है। तो जहाँ लव है ना वहाँ किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है। कोई आपसे बहुत कुछ दे और प्यार से नहीं गुस्से से दे, बहुत ही अच्छा खाना हो, कोई ला के थाली पटक दे सामने, तो आपका खाने का मन नहीं करेगा, चाहे कितना हो भूखे रहेंगे, आपकी भूख मिट जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए देखिए जो ग्लोरी ऑफ लव है उसके आगे सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं। लव किसी तरह का भी हो सकता है और किसी का भी हो सकता है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, किसी का भी हो सकता है। अगला जो है 72, क्वेश्चन नंबर 72, द राइम स्कीम ऑफ डन्स द सनराइजिंग। जो राइम स्कीम है जॉन डन की, जो सनराइजिंग पोएम है जॉन डन के द्वारा लिखा गया, उसकी राइम स्कीम क्या है देखिए। तो उसकी राइम स्कीम है ABBA CD CD EE। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये इसका आपका करेक्ट आंसर है। ABBA CD CD EE इसका राइम स्कीम है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73, अलेक्जेंडर पोप वाज बॉर्न
जो अलेक्जेंडर पोप है इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 21 मई 1688 लंदन। 21 मई 1688 लंदन में क्या हुआ था? अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 74, ये मरे कब थे? अलेक्जेंडर पोप वाज डाइड, तो ये मरे थे देखिए 30 मई 1744 ट्विंकेनहैम लंदन। 30 मई 1744 ट्विंकेनहैम में इनकी डेथ हुई थी लंदन में। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द लाइन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोप्स लॉन्ग पोएम एसे ऑन मैन इपिसल सेकेंड इट इज वाज कंपोज्ड इन। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जो पोएम है आपके सिलेबस में दे रखा है एसे ऑन मैन, तो एसे ऑन मैन पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है। जो अलेक्जेंडर पोप हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो एसे ऑन मैन में द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एसे ऑन मैन, तो ये इपिसल सेकेंड से इसको लिया गया है। इट वाज कंपोज्ड इन, इसको कब कंपोज किया गया था? तो 1734 में इसको कंपोज किया गया था। इस पर कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइन है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये किस एपिसल से लिया गया है? तो एपिसल देखिए क्या हो गया? सेकेंड हो गया। किस एसे से लिया गया है? तो क्या हो गया? एसे ऑन मैन से लिया गया। और इसको कब कंपोज किया गया था? इसको कब लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था 1734 में। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन मैन कंप्राइजेज। अब देखिए जो अलेक्जेंडर पोप की जो एसे ऑन मैन है, अभी इसको बताया गया है कि इसका जो प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड किससे लिया गया? एपिसल सेकेंड से लिया गया है। तो पूरे कितने एपिसल्स में है ये? तो 4 एपिसल्स में क्या हुए हैं? एसे ऑन मैन लिखे गए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, पोप्स एसे ऑन मैन इज डेडिकेटेड टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कि जो पोप का जो एसे है ऑन मैन है वो किसको डेडिकेट किया गया है? देखिए आपका करेक्ट आंसर है, जो क्वेश्चन है अभी हम पढ़े हैं, पोप्स एसे ऑन मैन इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया है? ये डेडिकेट किया गया है हेनरी सेंट जॉन फर्स्ट विस्काउंट और देखिए बोलिनब्रोक। ये देखिए हेनरी सेंट जॉन फर्स्ट विस्काउंट बोलिनब्रोक को क्या किया गया है? ये जो एसे ऑन मैन डेडिकेट किए हैं अलेक्जेंडर पोप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप एसे ऑन मैन बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू। यहाँ देखिए एक लाइन है कि जो अलेक्जेंडर पोप की एसे जो एसे ऑन मैन है, इसमें एक लाइन दे रखा है कि बॉर्न बट टू डाई, जो लाइन है बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू। इसके बाद से क्या आएगा? तो इसके बाद से आएगा एरर आएगा। ये आपका करेक्ट होगा कि बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एरर, यानी कि जो जन्म हुआ है तो मरना तो तय है, और रीजनिंग बट टू एरर, और जब तक आप इससे तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो गलतियां सामने नहीं आएंगी। इसीलिए तर्क वितर्क भी करना जरूरी होता है। जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे वो व्यक्ति कैसा है? देखिए बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप जो हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं अपने एसे में। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ आते हैं। थॉमस ग्रे, इनको टॉमस भी पढ़ सकते हैं हम। थॉमस ग्रे वाज बॉर्न, थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 26 दिसंबर 1716 को कॉर्न हिल लंदन में इनका जन्म हुआ था। जो थॉमस ग्रे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 दिसंबर 1716 कॉर्न हिल लंदन में इनका जन्म हुआ था। CORN है HILL। फ्रेंड्स इसको छोटा थोड़ा सा हम लिख दिए हैं, आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे हम, समझ नहीं आ पा रहा था इसके पिक लेते समय, छोटा हो गया, लिखे तो हम बड़ा हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80, थॉमस ग्रे वाज डाइड। ये इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ इनकी जो हुई थी 30 जुलाई 1771
कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था, इनका डेथ हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थॉमस ग्रे एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपके सिलेबस में एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इनकी पोयम दे रखी है। तो जो एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है वाज पब्लिश्ड, इसको कब पब्लिश कराया गया था, तो ये पब्लिश हुआ था 1751 में। और एक चीज़ और बता दें, इसमें इस क्वेश्चन को हम नहीं डालें, लेकिन इसको आप समझ जाइए कि ये जो लिखे थे, कंप्लीट किए थे इस पोयम को 1750 में कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन ये आपका पब्लिश्ड हुआ था 1751 में। अगला क्वेश्चन जो है 82, हु पॉपुलराइज्ड थॉमस ग्रे। आपका जो थॉमस ग्रे का जो एस्से है एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसको पॉपुलराइज्ड कौन किया, तो देखिए ये जो है आपका हॉरेक वॉलपॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया था, इसको पॉपुलराइज्ड किया था। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजाज हैव एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड में कितने स्टेंजा हैं, कितने स्टेंजा की पोएम है, लॉन्ग पोएम है ये, 33 स्टेंजाज हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, What is the main theme that Thomas Gray uses in Elegy Written in a Country Churchyard? Elegy Written in a Country Churchyard में थॉमस ग्रे ने किस मेन थीम का यूज किया है, डेथ जो है ये मेन थीम है इसका, इस पूरे पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, थॉमस ग्रे की जो पोएम एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड आफ्टर, देखिए जो थॉमस ग्रे रोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, थॉमस ग्रे रोट एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आफ्टर। जो एलिजी है रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई जो है, तो इसको इन्होंने लिखा किसके बाद से लिखा था, तो इनकी एक फ्रेंड थे रिचर्ड वेस्ट, उनकी जो डेथ हुई थी उसी के बाद से इन्होंने क्या किया था, इस पोएम को लिखा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट है, WEST। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विलियम ब्लेक द टाइगर वाज पब्लिश्ड इन 1794 इन हिज कलेक्शन। आप देखिए ये भी आपके अगले राइटर आ गए आपके विलियम ब्लेक। तो पहला चीज़ हो गया कि विलियम ब्लेक ने क्या लिखा है, तो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई पोएम आपके सिलेबस में क्या है, द टाइगर है। तो विलियम ब्लेक की जो टाइगर है, ये भी आ सकता है कि टाइगर को किसने लिखा, जो विलियम ब्लेक रहे ये ज़्यादातर जानवरों पे इन्होंने लिखा है, द लैम भी इनकी बहुत अच्छा एक पोएम है। तो जो टाइगर है विलियम ब्लेक की, वो पब्लिश्ड हुई थी 1794 में। तो किस में ये पब्लिश्ड हुई थी, तो ये पब्लिश्ड हुई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में क्या हुआ था, ये विलियम ब्लेक की जो टाइगर है वो पब्लिश्ड हुआ था। दो क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, देखिए पहला जैसे देखिए क्या है, दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं कि टाइगर को किसने लिखा, तो विलियम ब्लेक ने लिखा। उसके बाद किस सन में ये पब्लिश्ड हुआ, तो 1794 में पब्लिश्ड हुआ। ये देखिए 1794 में पब्लिश्ड हुआ। और किस में पब्लिश्ड हुआ था ये, तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये पब्लिश्ड हुआ था। ये आपका सही होगा, ये देखिए आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 87, द राइम स्कीम ऑफ ब्लेक्स पोएम द टाइगर। अब जो टाइगर है ना उसका राइम स्कीम क्या है, तो एकदम सिंपल सा इसका राइम स्कीम है AABB। ये इसका राइम स्कीम हो गया, AABB आपका राइम स्कीम हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आते हैं। ब्लेक्स द टाइगर कंसिस्ट ऑफ, जो विलियम ब्लेक की टाइगर पोएम है वो कितने लाइन की पोएम है, देखिए सिंपल सा है, 24 लाइन्स की ये पोएम है, 24 लाइन की ये पोएम है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। अब ये जो लाइन है यहाँ पे कंप्लीट करना है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये जो टाइगर है विलियम ब्लेक इसी की लाइन है। इन द, उसके बाद से डॉट डॉट है और इसका करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट, यानी कि इसका होगा यहाँ जो खाली जगह है इसको भरा जाएगा कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है क्वेश्चन ये है उससे रिलेटेड, उस पर चलते हैं। आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स है,
तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल, इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल 1770, काकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। इस पे क्वेश्चन जैसे मान ली सीधे सीधे पूछा कि कब हुआ तो 7 अप्रैल 1770 कर देंगे, या अगर डेट नहीं दिया रहेगा तो सीधे 1770 को इनका जन्म हुआ। लेकिन ये पूछेगा कि कहाँ हुआ, तो कम्बरलैंड, काकरमाउथ, कम्बरलैंड में, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये देखिए आपका। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो डेथ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 23 अप्रैल 1850 को इनका डेथ हुआ था रिडॉल वेस्टर, देखिए वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में। अब जो क्वेश्चन है आपका कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1850 रिडॉल वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इनका डेथ हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द पोएम डैफोडिल्स वाज कंपोज्ड इन। जो पोएम डैफोडिल्स है इसको कंपोज कब किए थे, तो ये कंपोज किए थे 1804 में। पूरी लाइन जो कंपोज हुई थी ये 1804 में क्या हुआ था, कंपोज किया गया था। लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये पब्लिश कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है पब्लिश का, किसको पब्लिश कब कराया गया था। तो देखिए द पोएम डैफोडिल्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो पहली बार, जैसे दो तरह से क्वेश्चन बनता है इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि पहली बार इसको कब पब्लिश कराया गया, तो देखिए पहली बार जब इसको पब्लिश कराया गया था तो ये 1807 में कराया गया। 1807 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स वाज पब्लिश। देखिए अभी इसके पहले हम पूछे, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है कि पहली बार कब पब्लिश कराया गया, तो पहली बार 1807 में। लेकिन उसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया तो वो कब पब्लिश हुआ, तो वो हुआ 1815 में, 1815 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। वेयर वॉज द पोएट वॉन्डरिंग एज लोनली एज अ क्लाउड। ऐसे जो पोएम जो डैफोडिल्स है इस पर भी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, उसको आप पढ़ेंगे। हम अभी इसके पहले भी बताएं कि अगर उसको पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं, तो किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लाइन है कि वेयर वाज द पोएट वॉन्डरिंग एज लोनली एज अ क्राउड, तो पोएम की जैसे जो लाइन की जो शुरुआत होती है पोएम, वही कहते हैं कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो पोएम की शुरुआत होती है उसी से करते हैं। तो कह रहे वही कि पोएट कहाँ पे वॉन्डरिंग करते हैं, लोनली, एकदम अकेले, किसके समान, बादलों की तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ओवर द वैलीज एंड द हिल्स। जो वैलीज है, जो घाटी है और जो चोटियां हैं पहाड़ों की, वहाँ पे क्या करते हैं, ये वॉन्डरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 96, वेयर डिड द पोएट सी डैफोडिल्स। अब पोएट कहाँ पे डैफोडिल्स को देखते हैं, तो ये देखिए करेक्ट आंसर आपका है, ये आपका करेक्ट आंसर है बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज। जो लेक है, जो झील है उसके किनारे, और पेड़ है, पेड़ जो है ना उसी के किनारे ये डैफोडिल्स के जो हैं, जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं उसको ये देखते हैं, और उसको देख कर क्या होता है, इनका मन बड़ा ही आनंदित हो उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। जो राइम स्कीम क्या है, पोएम डैफोडिल्स की राइम स्कीम क्या है, तो ये देखिए राइम स्कीम है आपका ABABCC, ये इसका राइम स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द पोएम डैफोडिल्स रिटन इन। देखिए जो पोएम डैफोडिल्स है इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, किस में लिखा गया है, इसका क्या मीटर यूज किया गया है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर में क्या किया गया है, डैफोडिल्स को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोएट सा अ ग्लांस। देखिए इसमें एक लाइन है कि 10,000 सा आया अ ग्लांस। तो ये जैसे देखिए कहते हैं कि 10,000 सा एट अ ग्लांस की बात करते हैं इस पोएम में, तो उसी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोएट सा अ ग्लांस। एक नज़र में ही पोएट डैफोडिल्स को कितनी बार देखते हैं, तो देखिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर 10,000, 10,000 बार देखते हैं। हाइपरबोल का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन। किस फिगर ऑफ स्पीच, जैसे अभी देखिए ऊपर जो क्वेश्चन हम पूछे हैं कि हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोएट सा अ ग्लांस, तो उसमें जैसे अगर जो 10,000 की बात करते हैं उसमें अगर पूछता है किस फिगर ऑफ स्पीच, तो वो हाइपरबोल है।
उसके बाद से देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। द फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो डैफोडिल्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे हिल रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रीज में, वहाँ पर साइड में। तो इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो देखिए पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अगला जो है करेक्ट जो 101, चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है, तो सिमिली का प्रयोग किया गया है। अपने आप को ये उड़ते हुए बादल जो होते हैं ना, उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो ये देखिए आपका सिमिली। अगला क्वेश्चन 102, द फ्रेज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इम्प्लाइड। इस पोयम में एक लाइन है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पोएट कहते हैं कि जब ये अकेले होते हैं तो, और बड़े जब सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, डैफोडिल्स की मेमोरी को याद करते हैं। इनका जो माइंड है वो फ्लैशबैक में जाता, वापस जाता है, रिवर्स होता है, वहाँ पे डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं और फिर अपने आप को क्या करते हैं, डिलाइटेड फील करते हैं, खुश हो जाते हैं डैफोडिल्स को सोचकर। तो ये जैसे जो फ्रेज है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इम्प्लाइड लोनलीनेस गिव्स हिम स्कोप ऑफ इमेजिनेशन, जो इनका एकाकीपन है ना, वो क्या करता है, इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103, आप दूसरे पोएट आपके आगे जॉन किट्स, इनकी पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, इसमें दे रखा है आपके सिलेबस में। जॉन किट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795, ये आपका करेक्ट आंसर है। जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को कहाँ पे हुआ था, मूरगेट लंदन में, मूरगेट लंदन। जैसे पूछा जा सकता है पहला चीज़ कि जॉन किट्स का जन्म कब हुआ, तो 1795 को हुआ। अगर डेट पूछेगा तो आप 31 अक्टूबर लिखेंगे, और कहाँ पर हुआ, तो मूरगेट लंदन। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मूरगेट जैसे नहीं दिया, तो मूरगेट नहीं देता है, वो जगह का नाम जैसे नहीं दिया। जैसे मान लीजिए कि क्या हमारा जन्म क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम गोरखपुर रहते थे, हमारा जन्म गोरखपुर में हुआ, लेकिन गोरखपुर में क्या किसी गांव में हुआ होगा या कोई छोटा कस्बा होगा वहाँ पे हुआ होगा। तो अगर वो दे देता है, मूरगेट देगा तो मूरगेट आप टिक मारेंगे। अगर लंदन देगा, मूरगेट नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आप लंदन पे टिक मारेंगे। ऐसे आप, ये अंडरस्टैंडिंग होता है, इससे समझ जाते हैं। तो इस तरह से जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है 104 जो है, ये डेथ कब इनकी हुई थी, तो इनकी डेथ जो हुई थी ये 23 फरवरी 1821 को रोम में हुआ था। इटली जो कि जगह है वहाँ पे गए हुए थे जॉन किट्स, और इनको कंजम्पशन हो गया था, क्षय रोग हो गया था इनको, और डॉक्टर जैसे बोले थे कि इनको गर्म जगह लेकर जाइए। तो इनके जो फ्रेंड थे, सेबर्न इनके फ्रेंड थे, वही लेकर गए थे जॉन किट्स को इटली में, लेकिन ये बच नहीं पाए, वहाँ पे भी इनकी क्या होगी, डेथ हो गई। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 105, ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स रिटन इन। देखिए जो ओड टू नाइटिंगेल है जॉन किट्स के द्वारा, इसको लिखा गया, तो कब लिखा गया, मई 1819 इन द गार्डन ऑफ स्पेनियर्ड्स इन। देखिए कई तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए हमने जो बनाया रखा है इस पर एक ही है, लेकिन इस पर कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पहला चीज़ सिंपल सा कि ओड टू नाइटिंगेल को कब लिखा गया जॉन किट्स ने, तो सीधे सीधे आ जाएगा कि 1819 में लिखे। किस महीने में लिखा गया, तो देखिए हमने यहाँ डाल रखा है कि मई में इसको लिखा गया। अब ये भी आ गया कि कहाँ लिखे थे ये, तो ये अपने फ्रेंड के यहाँ ठहरे हुए थे, वहाँ पे एक गार्डन ऑफ स्पेनियर्ड्स इन जो है, एक सराय इन मतलब सराय होता है, वहाँ पे क्या थे, ये ठहरे हुए थे, और दरवाजे के पास एक गार्डन में क्या थे, कुर्सी चेयर लगा के ये बैठे हुए थे, और वहाँ पे क्या किए, नाइटिंगेल की आवाज़ को सुने, और उसको सुन के इनके माइंड में ये पोयम आया, और वहाँ पे कुछ था उसको उठा के उन्होंने क्या किया, चंद लाइनें उस पर लिखा, और फिर आराम से बैठ के इसको इन्होंने क्या किया था, इस पोयम को लिखा था। तो ये जैसे रहा आपका करेक्ट आंसर कि ओड टू नाइटिंगेल को जॉन किट्स कब लिखे थे, तो मई 1819 मई के महीने में, और कहाँ पे लिखे थे, तो गार्डन ऑफ स्पेनियर्ड्स इन में ये लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 106,
कि किट्स जो ओड टू नाइटिंगेल जो है पब्लिश्ड कब हुआ था। जैसे लिखे तो थे 1819 में, लेकिन कब लिखे थे? मई 1819 में। और कहाँ पे लिखे थे? गार्डन ऑफ स्पेनियर्ड्स इन। लेकिन ये पब्लिश्ड कब हुआ था? तो पब्लिश्ड हुआ था जुलाई 1819। देखिए जुलाई 1819 में पब्लिश्ड हुआ था। और किस में पब्लिश्ड हुआ था? एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सी चीज़ है। क्वेश्चन को समझ लीजिए कि लिखे कब थे? मई 1819 में। कहाँ लिखे थे? गार्डन ऑफ स्पेनियर्ड्स, जो क्वेश्चन नंबर 105 में हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 106 106 में है कि ये पब्लिश कब हुआ था? तो 1819 में पब्लिश्ड हुआ था, लेकिन किस महीने में? जुलाई में। और किस में पब्लिश्ड हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में ये पब्लिश्ड हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, जॉन किट्स बिलोंग टू। देखिए जॉन किट्स किससे बिलोंग करते हैं? पहली चीज़ तो जानिए कि एक रोमांटिक पोएट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक पोएट हैं। पी.बी. शेली भी क्या है? रोमांटिक पोएट हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके रोमांटिक पोएट हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस एज से बिलोंग करते हैं। तो जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेली, ये जो पोएट आपके सिलेबस में है, ये किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ एक और बिलोंग करते हैं, देखिए कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। देखिए कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री हुआ क्या? जैसे उस समय लंदन में कहीं न कहीं से जॉन किट्स के जो मरने की वजह थी ये भी था, इनकी जो ब्लैकवुड मैगजीन है इतनी आलोचना कर दी थी। तो उसका भी, जैसे एक बहुत अच्छा कोई पर्सन है उसकी बुराई कोई बार बार करे और वो ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर अंदर वो पर्सन क्या होता है? वो घुटता है, वो बहुत तकलीफ़ में रहता है कि वो काम वो नहीं करता, फिर भी उसके बारे में क्या लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो उस समय बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसे जॉन किट्स भी बहुत अच्छे पोएट रहे, बहुत अच्छा लिखे। लेकिन जो ब्लैकवुड यहाँ पर हमने लिखा हुआ, देखिए ये भी लिख दिया कि ब्लैकवुड जो मैगजीन जो आई थी उस समय, ब्लैकवुड जो मैगजीन थी, वो क्या की आलोचना की इनकी, कि कॉकनी स्कूल के जो पोएट है ना, वो एकदम मतलब बेकार हैं, उनको कुछ नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो बड़े स्कूल में नहीं पढ़े। जैसे जॉन किट्स हुए या और जो इनके साथ के जो कॉकनी स्कूल आपके रहे, वो किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़े थे। वर्ड्सवर्थ वगैरह क्या थे? ये बड़े स्कूल में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये जैसे बड़े जो आपके स्कूल कॉलेजेस रहे वहाँ पे ये क्या किए? ये पढ़े लोग। लेकिन जो जॉन किट्स रहे वो छोटे स्कूल में पढ़े, क्योंकि इनके फादर के पास इतना पैसा नहीं था और डेथ भी हो गई थी चूँकि पहले, तो बचपन में ही थे तभी, तो इसीलिए पैसे नहीं थे, तो छोटे स्कूल में पढ़े थे। तो वही ये बहुत ज़्यादा आलोचना इनकी की गई थी। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते थे। और कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री कौन लेके आया? तो यहाँ हमने लिख दिया, देखिए ब्लैकवुड मैगजीन जो है वही लेके आई, ये आलोचना की हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, ओड टू नाइटिंगेल एंड्स विथ। जो ओड टू नाइटिंगेल की जो लाइन है ना, वो एंड होती, किसके साथ एंड होती है? डू आई वेक और स्लीप, मैं जाग रहा था या सो रहा था, ये इसके साथ क्या होती है? इस पोएम की लाइन एंड होता है। 109, क्वेश्चन नंबर 109, द weariness, the fever and the freight here where men sit and hear each other groan or cursing। ओड टू नाइटिंगेल की बहुत अच्छी लाइन है, चूँकि जो पोएम हुए रोमांटिक एज के, वो पर्सनल फीलिंग्स को भी दिखाए। तो वही बात करते हैं कि द weariness, थकान, द फीवर, बुखार, द फ्रेट, हरासमेंट, हियर वेयर मैन सीट, यहाँ जहाँ इंसान बैठते हैं, एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और एक दूसरे के क्या दर्दों को सुनते हैं। लेकिन ये नाइटिंगेल की बात करते हैं कि नाइटिंगेल, जो तुम्हारी दुनिया है ना, वो खुशियों से भरी हुई है। यहाँ तो इंसान क्या है, ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो हम जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये तो दुखों से भरी, यहाँ थकान है, दर्द है, परेशानियाँ हैं। एक दूसरे के इंसान सुन के क्या करता है? परेशान होता है, बात करता है। तो जो लाइन है, इस पोएम की लाइन है, किससे लिया गया है? तो लिया गया ये जॉन किट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल की लाइन है। फिर आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन है ये, नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, द वर्ड दी रिफर्स टू। देखिए यहाँ पे दी वर्ड का प्रयोग किया गया है, दी, THEE। तो पोएट वही कहते हैं कि नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, यानी कि कोई भी जो जनरेशन है हंग्री, वो तुम्हें डाउन नहीं कर सकता। तो जो दी है THEE, ये किसके लिए, किसको एड्रेस करके ये कहते हैं? तो ये बात करते हैं नाइटिंगेल की, ये नाइटिंगेल की बात करते हैं कि नाइटिंगेल, तुमको कोई भी क्या कर सकता, तुमको डाउन नहीं कर सकता। देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड, जो
110 क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 के लिए। हमने जो अब टाइम ना होने की वजह से हमने क्या किया, इसको टाइप नहीं करा पाए हम, तो इसलिए थोड़ा सा लिखावट में वर्ड्स छोटे हो गए हैं। तो जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर आपको हो रहा है कि सर ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, तो मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। आप कमेंट करेंगे तो उसमें हम ज़रूर बता देंगे। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, सेकंड पेपर का भी वीडियो जल्द आ जाएगा, और इसमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और आगे इसी तरह से MCQ क्वेश्चन बनते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ।